हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्य मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मूल विधि। मूल विधि में मेरा ये नया चैप्टर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ भूमि सुधार, भू अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानून। इसमें मैं 60 प्लस क्वेश्चन की टारगेट सीरीज़ लेके आया हुआ हूँ, जिसका मैं पार्ट 2 कंप्लीट करा रहा हूँ आज। और इसमें 20 प्लस क्वेश्चन है, जो कि डिस्क्रिप्शन मतलब व्याख्या के साथ में है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन क्रिएट करूँगा एक्स्ट्रा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट। क्वेश्चन कहता है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने डैश के भूमि अधिग्रहण अधिनियम ने जगह ले ली। तो किसने जगह ले ली? 2013 ने किसकी जगह ली है? 1972, 1919, 1894, 1947। तो किसने? 1894 की। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, 2013 वाले में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार जो 1894 से चलता आ रहा था के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली। ठीक है, 1894 का बना हुआ था वो अब 2013 का जो भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में बनकर तैयार हुआ है, उसने जगह ले ली 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है? संपूर्ण भारत, जम्मू कश्मीर छोड़कर संपूर्ण भारत, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ तक है ये? अभी जिस टाइम पे ये क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का विस्तार कहाँ तक है, वहाँ पे ऑप्शन क्या है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पे। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू हो जाने से इस अधिनियम का विस्तार 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पे लगेगा। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द राइट, संपूर्ण भारत पे लगेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये ऑप्शन आपके सामने आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का संख्यांक क्या है? जैसे भूमि अधिग्रहण जो 1950 था उसका संख्यांक क्या था, पहले चैप्टर में बताया था। तो चलिए कमेंट करके मुझे बताइएगा 1950 भूमि अधिग्रहण अधिनियम का संख्यांक क्या था। ये कमेंट बताइए, मैं इसका आंसर दूंगा वीडियो के अंत में। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2012 का अधिनियम संख्यांक 12, 2013 का अधिनियम संख्यांक 15, 2013 का अधिनियम संख्यांक 30, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या है? 2013 का अधिनियम संख्यांक 30 है। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अधिनियम संख्यांक 30 है, अर्थात 2013 में 30वें क्रम में यह अधिनियम अधिनियमित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। सेकंड कह रहा है, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों नहीं, केवल बी, केवल ए, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन में बोल रहा है निजी कंपनियां अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है, ये गलत है। ठीक है, सेकंड है, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती तो इसके लिए पुनर्वास पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है, ये राइट है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
वाह, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये इसका डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 को 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया। ये क्वेश्चन आएगा आप में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर मैं बोलूँ तो 60% चांसेस है, अगर भूमि सुधार से अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 को किस तिथि से लागू किया गया। तो वो तिथि क्या थी? 1 जनवरी 2014। और किस तिथि को स्वीकृति दिए थे? ये तिथि है 26 सितंबर 2013। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे पढ़ते हैं। 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया था। यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 के स्थान पर लाया गया है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, जिसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 70%, ना कि 90%, 70% लोगों की नीड है। विस्थापित लोगों की सहमति तथा निजी कंपनियों के मामले में 80% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। रोजगार गंवाने वाले लोगों का पुनर्वास भी अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। समझ में आया? तो 90% की वजह से वो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम के अधीन समुचित सरकार से तात्पर्य है किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में राज्य सरकार, संघ के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में केंद्रीय सरकार, एक से अधिक राज्यों में किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में संबंधित राज्य सरकार। तो ये क्या है? अधिनियम के अधीन समुचित सरकार से तात्पर्य है, कौन सी सरकार तात्पर्य होगी इसके लिए? तो इसके लिए तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन। अगर आप केंद्रीय जंगल की भूमि ले रहे हैं, सेना की ज़मीन पे हैं या फिर कहीं और हैं, तो वहाँ पे केंद्र सरकार भी देख सकती है, जिस राज्य में उसकी राज्य सरकार भी देख सकती है, या फिर जिस जगह कर रहे हैं वहाँ की राज्य सरकार देख लेगी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 3 अंगा में समुचित सरकार के बारे में उपबंध है, जिसमें उपर्युक्त सभी विकल्प शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमांत कृषक, मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं? तो मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं? ऐसा खेतिहर जो 2 हेक्टेयर का असिंचित भूमि धारण करता है, मतलब सींचने योग्य, वहाँ पास सिंचाई योग्य कोई साधन नहीं है, सिर्फ एक ही साधन है कि बारिश हो जाए। बी ऑप्शन कहता है ऐसा खेतिहर जो आधे हेक्टेयर का सिंचित भूमि धारण करता है। सी ऑप्शन है दोनों विकल्प ए और बी, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सीमांत कृषक, मार्जिनल फार्मर उसे कहते हैं जो कि ऐसा खेतिहर है जिसके पास आधे हेक्टेयर की सिंचित भूमि धारण करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 3 न में सीमांत कृषक को परिभाषित किया गया है। सीमांत कृषक से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है जो 1 हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि धारण करता है या आधे हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट, लघु कृषक या स्मॉल फार्मर किसे कहते हैं? ऐसा खेतिहर जो 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि धारण करता है, या फिर ऐसा खेतिहर जो आधे हेक्टेयर तक संचित भूमि धारण करता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? अभी जस्ट ऊपर ऑप्शन में पढ़ा था, इसका उत्तर कमेंट में दीजिए, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखे होंगे तो आप खुद ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो लघु कृषक किसे कहते हैं? लघु कृषक उसे कहते हैं जो कि ऐसा खेतिहर हो जो 2 हेक्टेयर का असिंचित भूमि धारण करता है। ठीक है, उसे लघु कृषक कहते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 3 य अंगा में लघु कृषक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार लघु कृषक ऐसा खेतिहर है जो 2 हेक्टेयर की असिंचित भूमि धारण करता है। ठीक है, जो लघु कृषक उसे कहते हैं जो कि 2 हेक्टेयर की असिंचित भूमि हो
और जो आधे हेक्टेयर का जो ऑप्शन बी बोल रहा है, ये ऑप्शन, ये इसे क्या बोलते हैं, सीमांत कृषक बोलते हैं, मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, फार्मर बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया होगा, 2 हेक्टेयर की असिंचित भूमि करता है या 1 हेक्टेयर की सिंचित भूमि धारण करता है। ठीक है, 2 हेक्टेयर जो लघु कृषक है वो 2 हेक्टेयर की असिंचित भूमि या फिर 1 हेक्टेयर की सिंचित भूमि धारण करता है। और जो सीमांत कृषक होता है उसे क्या बोलते हैं, सीमांत कृषक उसे बोलते हैं जो कि आधा हेक्टेयर का अधिकारी होता है। ठीक है, आधा हेक्टेयर की सिंचित भूमि धारण करता है। नेक्स्ट, बहुत ही कंफ्यूजिंग की चीज़ें थी हैं ये सब, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा फिर, क्योंकि हम सबका बैकग्राउंड जो है वो खेती किसानी से ही आता है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो 90% बच्चे ऐसे हैं जो कि खेती किसानी से ही आए हुए हैं, गांव से ही, ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक समाधान निर्धारण, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अध्ययन को तैयार किया जाना किस धारा में उपबंधित है? तो सामाजिक समाधान निर्धारण, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अध्ययन को तैयार किया जाना किस धारा में उपबंधित है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। तो किस धारा में? धारा 4 में। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 4 में सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन का तैयार किया जाना उपबंधित है जब किसी समुचित सरकार या किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन का आशय हो तो वह प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर या वार्ड स्तर पर यथा स्थिति पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श करेगी और उनके परामर्श से सामाजिक समाधान निर्धारण कराएगी। ठीक है, तो ये जो बेसिक स्तर पे होते हैं, चाहे वो वार्ड, ग्रामीण स्तर हो, वार्ड हो या फिर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, उनके साथ में मिलके कंप्रोमाइज करके उसका निर्णय निकालेगी। तो धारा कौन सी है? 4, सामाजिक समाधान निर्धारण, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कौन सी धारा में आता है? धारा 4 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किस धारा में उपबंधित है? धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 14। तो कौन सी धारा है वो? धारा 11, प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन, धारा 11। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा अधिकारियों की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किस धारा में प्रावधानित है? तो धारा 7, धारा 12, धारा 14, धारा 15। तो किस धारा में? धारा 12 में। धारा 11 में बताया गया है प्रारंभिक अधिसूचना और धारा 12 में बताया गया हुआ है कि प्रारंभिक सर्वेक्षण, भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम कौन तैयार करता है? ये दोनों स्कीम कौन तैयार करता है? कलेक्टर, तहसीलदार, लेखपाल, प्रशासक। तो कौन तैयार करता है? प्रशासक तैयार करता है इसको। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 16 में प्रशासक द्वारा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम तैयार किया जाता है। प्रशासक प्रत्येक भूस्वामी भूमिहीन को पुनर्वास, पुनर्विस्थापन, हकदारियों और विशिष्टियां तैयार करता है जिसकी जीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही भूमियों पर निर्भर है। ठीक है, जो सरकारी ज़मीन ले ली जाती है, जब जब जैसे चकबंदी होता है या फिर मतलब ज़मीन का नापना होता है इस राज्य स्तर पे, तो उसमें क्या होता है कि पहले जो 1 बीघा होता था वो 1 बीघा होता था 18 बिस्सों। अभी जो 1 बीघा हो रहा है वो उससे कम कर दिए हैं। तो अब जब नापते हैं ज़मीन, गांव वगैरह में जब ज़मीन की नपाई होती है तो पहले 1 बीघा में 18 बिस्सा होता था, है ना। अब 1 बीघा हम मान लो 1 बिस्सा अगर कम कर दिए, एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कितना कम हुआ है, मान लो 1 बिस्सा, तो हर बीघे में एक एक बिस्सा बचता जा रहा है। तो गांव में जब वो लास्ट में ज़मीन बचती है, मान लो टोटल 5 बीघा बच गई गांव में नपाई होने के बाद, तो गांव के जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास में रहने के लिए घर तक की ज़मीन नहीं है, वो उनको पट्टे पे कर दी जाती है, उनके नाम पे लिख दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुमोदित पुनर्वास पुनर्विस्थापन स्कीम को सार्वजनिक कौन करता है? कलेक्टर, सरकार, सहायक कलेक्टर, आयुक्त। तो कौन करता है? आयुक्त करता है।
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 18 में आयुक्त अनुमोदित पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम तथा जिला कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएगा। मतलब अगर स्थानीय भाषा हिंदी है तो हिंदी, अगर यही चीज़ साउथ में चला गया तो तमिल है तो तमिल, तेलुगु है तो तेलुगु, है ना, इस तरीके से, तथा प्रकाशित कराएगा एवं सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। मतलब न्यूज़ में भी देगा और सरकार की जो वेबसाइट है उस पर भी दी जाएगी। नेक्स्ट, हितबद्ध व्यक्तियों की सूचना कौन देगा? आयुक्त देगा, कलेक्टर देगा, तहसीलदार देगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हितबद्ध व्यक्तियों की सूचना कौन देगा? कलेक्टर देगा। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 में कलेक्टर अपनी वेबसाइट पर लोक सूचना प्रकाशित करेगा। ठीक है, तो हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना कैसे मिलेगी? वेबसाइट पर लोक सूचना प्रसारित होगी। कौन करेगा? कलेक्टर करेगा, धारा 21 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किया जाता है? किसके द्वारा भूमि का बाजार मूल्य अवधारित किया जाता है? वो है तहसीलदार, सरकार, कलेक्टर, आयुक्त। तो कौन? कलेक्टर करेगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 26 में कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण करते हैं। अवधारण इन आधारों पर होता है: प्रथम, विक्रय विलेख या विक्रय के कारक के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य यदि कोई हो, या द्वितीय, निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत उसी के हिसाब से लगाया जाएगा। ठीक है, उस भूमि की कीमत जो होगी। ठीक है, कौन लगाएगा? कलेक्टर लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकर की रकम का अवधारण कौन करेगा? प्रतिकर की रकम का अवधारण कौन करेगा? आयुक्त करेगा, कलेक्टर करेगा, सरकार करेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 27 में बताया गया प्रतिकर की रकम का अवधारण कौन करेगा? धारा 27 में कलेक्टर करेगा। प्रतिकर की रकम का अवधारण उपबंधित है। कलेक्टर भूमि का बाजार मूल्य अवधारित कर भूमि से संलग्न सभी आस्तियों को सम्मिलित करके भूमि के स्वामी जिनकी भूमि अर्जित की गई है के संदत्त किए जाने वाले प्रतिकार को संपूर्ण रकम की संगणना करेगा। ठीक है, ये कलेक्टर करेगा। कौन रकम की अधिकार करेगा? कलेक्टर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं वीडियो के शुरुआत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उत्तर प्रदेश का जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, अभी हम पढ़ रहे हैं 2013 का, है ना, 1950 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का अधिनियम संख्यांक कितना था? पार्ट 1 में मैं बताया हुआ हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अगर आपने वो पार्ट देखा है तो आप इसका उत्तर कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं इसका उत्तर वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिकार के रकम का अंतिम अधिनिर्णय कौन करता है? आयुक्त, सरकार, तहसीलदार, कलेक्टर। तो कलेक्टर करता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 30 में तोषण का दिया जाना अवार्ड ऑफ सोलिटेनियम है। कलेक्टर के दिए जाने वाले संपूर्ण प्रतिकार का अवधारण करने पर अंतिम अधिनिर्णय करेगा और 100% प्रतिकर की रकम के समतुल्य तोषण की रकम अधिरोपित होगी। तो क्या होगा? तोषण का दिया जाना अवार्ड ऑफ सोल्टियम, है ना, तो वो क्या होगा? तोषण का दिया जाना 2000 धारा 30 में बताया गया है, कलेक्टर के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, प्रतिकार के रकम का अंतिम अधिनिर्णय कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्विस्थापन प्राधिकरण का गठन कितने व्यक्तियों में से होता है? 1, 2, 3, 4। तो कितना? एक ही व्यक्ति से होता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 52 में इससे संबंधित प्रावधान है। प्राधिकरण समुचित सरकार, धारा 52 में बताया गया है कि प्राधिकरण समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले केवल एक व्यक्ति से बनेगा जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो 7 वर्ष। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है। नेक्स्ट आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 54 के अनुसार किसी प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी उस तारीख से जिसको वो अपना पद ग्रहण करता है 3 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो भी पहले होगा उस हिसाब से पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राधिकरण के निर्णय की अपील कहाँ होगी? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दोनों ए व बी। अपील नहीं होगी तो किसमें होगा? उच्च न्यायालय में ही होगा, ठीक है, हाई कोर्ट में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 74 के अनुसार अपील उच्च न्यायालय में 60 दिन के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि अधिग्रहण अधिनियम भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं वे हैं: प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं, बी निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं, सी सार्वजनिक प्रयोजन। तो किसके लिए होगा? इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। यूपीएसआई में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 का अधिनियम यही कहता है कि भूमिहीन लोगों के लिए जमीन का देना, जो घरहीन है उनके लिए घर के लिए जमीन देना, वो ही इस भूमि अधिग्रहण का मेन उद्देश्य है 2013 का। तो इस तीनों ऑप्शन में यही चीज़ बताया गया है: सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं। यही तीन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं, निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं तथा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत पे, संपूर्ण उत्तर प्रदेश पे, सिर्फ अवध में, सिर्फ बुंदेलखंड में? तो किस पे? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की बात हो रही है ना सर। तो उत्तर प्रदेश में पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश आएगा, बुंदेलखंड भी आएगा, अवध भी आएगा। तो ये दो के दोनों आएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। ये इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं प्रांतीय संहिता है, एक प्रांतीय संहिता है। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर है। यह पुरानी भू राजस्व संहिता 1901 के स्थान पर लाई गई है। नई राजस्व संहिता में बहुत कुछ बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि 1950 का भूमि अधिग्रहण उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का अधिनियम संख्या क्या था? तो अधिनियम संख्या क्या था? 01/1951 का, ठीक है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01/1951